जो नमस्कार, अभी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। लोकसभा की जो मतगणना जारी है और उस मतगणना के बीच में हमारे साथ चर्चा के लिए हैं आपके महानगर अध्यक्ष प्रवीण भारद्वाज और विश्लेषक के रूप में हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार किशन चतुर्वेदी जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज दौर चल रहा है, शुरुआती रुझान हमने देखा। शुरुआती रुझानों में हमें एनडीए और इंडिया गठबंधन लगातार बराबरी से दिखाई दिया, लेकिन अब लगातार सुई आकर अटक गई है 290 और से लेकर 301 तक। और ये अंतर जो जारी है लगातार 242 245 जो इंडिया गठबंधन है उसका दौर जारी है। तो इसे किस रूप में देखते हैं आप, क्या मानते हैं इसमें? देखिए, पहले तो सभी मतदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपनी जो दिल की बात है वो वोट के रूप में प्रदर्शित की है। दूसरा, अभी भी हमें उम्मीद है कि इस टैली में सुधार होगा शाम आते आते। दूसरा, अभी आप देख रहे होंगे पिछले नतीजों की तुलना में 2019 की तुलना में काफ़ी हद तक संतुलन नज़र आ रहा है सत्ता और विपक्ष में, और ये संतुलन बहुत ही आवश्यक है अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जी। और हमें उम्मीद है कि ये शाम होते होते टैली में और सुधार होगा, हमारे पक्ष में टैली जाएगी। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा विश्लेषक के रूप में कि जिस प्रकार से एक तरह से माना जाए कि प्रचंड जो 400 पार की बात कही जा रही थी, वो 400 पार की बात तो दूर है, 300 पार, क्योंकि आंकड़ा 301 पर जाकर अटक जाता है, फिर पीछे आ जाता है। किस रूप में लेते हैं आप इसे? और अच्छे ढंग से कहें तो आप भारतीय जनता पार्टी को 300 से ऊपर नहीं मिलने जाए, ऐसे जो रुझान बता रहे हैं। बात ये है कि लगातार इस तरह का प्रचार जो किया जाता है वो मॉरल बूस्ट के लिए किया जाता है कि अब की बार 400 पार। ये नारा मेरे ख्याल से, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन लोगों को भी ये तो नहीं था कि 400 पार जाएंगे, लेकिन बहुमत से सरकार बनाएंगे ये भी इनको लग रहा था और शायद बन जाए। अब बात आती है, विपक्ष ने 2019 की अपेक्षा में इस बार बहुत अच्छा काम किया। जिस तरह से मेहनत की है, जिस तरह से जन सरोकार वाले मुद्दे उठाए हैं, वो मतदाताओं को प्रभावित कर चुके हैं और मतदाताओं ने उसी बातों को की सारी बातें एक तरफ है, जो बेसिक बात है उसके लिए सत्ता को एक बार से झटका दिया है। मेरा ऐसा मानना है कि बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे अन्य कोई ऐसे कारण हो जो सीधे सीधे जनता से जुड़े थे, उसको लेकर जो विपक्षी दलों ने काम किया वो सार्थक होता नजर आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि विपक्ष के लिए ये बहुत बड़ी सफलता है जी। भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार बन सकती है और उम्मीद है कि बना लेंगे अल्टीमेटली, लेकिन जो विपक्ष ने अपना इजाफा किया है सीटों में, हर जगह अपनी जो स्थिति मजबूत की है, वो मेरे ख्याल से आने वाले समय के लिए एक अच्छा उनके लिए पुरस्कार है कि वो इस बात पर जोर दें और उसको लेकर आगे बढ़ें। तो आगे के चुनाव में स्थिति मानी जा सकती है कि ये लोग काफ़ी अच्छे ढंग से बढ़ सकते हैं। फिलहाल की दृष्टि में ये देखा जाए कि चरण पहले चरण में, दूसरे चरण में जो आपके पोलिंग के रिजल्ट आ रहे हैं उसमें ये स्पष्ट हो रहा है कि जनता बहुत समझदार है। वोटर हम सबसे समझदार है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते भी सुना है कि बड़े आराम से बहुमत में सरकार बना लेंगे। बहुत सारे लोगों को ये कहते भी सुना कि भारतीय जनता पार्टी 320 350 तक सीटें हासिल कर सकती है। होशियार लोग होते हैं, लेकिन मतदाता के मन को पहचानना बड़ा कठिन है और ये सारे दावे एक जगह पर जाकर व्यर्थ हो जाते हैं जब परिणाम आते हैं जी। और परिणाम से पहले जिस तरह से जो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है जो एग्जिट पोलों की फजीयत हुई है, बिल्कुल मुझे कोई बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है कि उनके जिस तरह से आंकड़े आ रहे थे वो साफ लग रहा था, 400 पार लग रहा था। हाँ, वो साफ लग रहा था कि ये सही बुनियादी तौर पे जमीनी नहीं है, ये बिल्कुल मतदाता से
और फिर मतदाता इतना होशियार हो गया है कि आज अपने मन की बात किसी से कहता भी नहीं, वो वोट के रूप में व्यक्त करता है। एक बात और साफ हुई है इस चुनाव से, जो जिस तरह के आरोप लगे केंद्र सरकार पर कि ये हो जाएगा, ये तो किसी ना किसी तरह से सत्ता के लिए अपने वो कर रहेंगे, या कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, या तो वो भी एक तरह से साफ हो गया है कि ऐसा नहीं है, जनता से ज़्यादा बड़ी ताकत कोई नहीं है, और वो जब निर्णय लेती है तो उसका परिणाम नजर आता है। जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, इंडिया गठबंधन का दावा था कि प्रचंड रूप से जीतेंगे और इस बार उनकी सरकार, गठबंधन की सरकार होगी, और लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं उससे, जैसा किशन जी ने बताया कि चाहे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी केंद्र में। क्या कुछ आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात? देखिए, जब चुनाव में कोई प्रत्याशी पार्टी जाती है, गठबंधन जाता है, तो सकारात्मक सोच के साथ ही जाता है और अपनी बात अच्छे से जनता तक पहुंचे। और हमें उम्मीद करते हैं कि हमारी जो बातें हैं, सकारात्मक बातें हैं, जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो लोगों के सुबह से शाम तक जीवन यापन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो हम लोगों ने उठाए, और हमें उम्मीद थी और अभी भी है कि वो सही ढंग से लोगों तक जाएंगे और लोग हमें चुनेंगे, ऐसा हमें उम्मीद थी। लेकिन जिस प्रकार से जो आंकड़े आ रहे हैं, वो तो अभी जो रुझान की बात थी वो तो चलो हो गई, और जो उससे पहले जो अनुमान लगाया जा रहा था वो भी सबके सामने है जैसा आप आ रहे हैं। लेकिन बार बार अभी 242 से 45 के बीच में ही ये गठबंधन चल रहा है, इंडिया गठबंधन। लेकिन क्या मानते हैं, इसके बावजूद आप मानते हैं कि शाम तक कुछ परिणाम कुछ और होंगे? देखिए, निजी तौर पर मैं ये मानता हूँ कि सरकार बीजेपी की बने, सरकार गठबंधन की बने, लेकिन अंतोगत्ता जो सरकार है वो जनता की बननी चाहिए जी। और ये जो जनता ने अभी जो वोटिंग की है, जो सत्ता पक्ष है, मुझे उम्मीद है कि उनके जो एंकर उसमें बहुत बड़ी भारी कमी आएगी, और हम उम्मीद करते हैं कि वो जो सच है उसको देखेंगे, और जो खास लोगों के लिए वो सरकार चला रहे थे अपने मित्रों के लिए, उससे उनको आगे जाएंगे, और आम जनता से जुड़े हुए सरोकारों को ध्यान में रखकर उनके लिए सरकार चले। जो भी चले, हमारी आए, उनकी आए, जनता की सरकार आए, और जनता के जो सरोकार है, जनता की जो समस्याएं हैं, उनको समाधान सरकार दे। आपके प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, जो कुछ हुआ चुनावी दौर की शुरुआत होते ही हुआ, और एक बार फिर उनको जेल जाना पड़ा, किस रूप में लेते हैं? क्या इसका प्रभाव क्या चुनाव पर नहीं पड़ा था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो ये उपक्रम चला रही है 2 साल से, कथित घोटाले में हमारे बड़े बड़े अधिकांश नेताओं के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, उनमें से कुछ नेताओं को जेल में भी डाला और संजय सिंह जी को जमानत भी मिल गई। उसका वो ये चाहते ही ये थे कि हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के एलिगेशन लगे और हम जनता की नज़र से गिरें, लेकिन हमें उम्मीद है कि जनता सब सच जानती है, देर सवेर सच लोगों के सामने आ जाता है और आ जाएगा, और हमारे जो नेता हैं वो निष्कलंक होकर निकलेंगे, और इसका अंतर्गत भारतीय राजनीति पे बड़ा, हमारी राजनीति पे बड़ा सकारात्मक प्रभाव आएगा। और हमें उम्मीद है कि इस बहाने से गाँव में, शहरों में, हर जगह जगह आम आदमी पार्टी की चर्चा हुई है, हो रही है, और हमें पूरे देश में विस्तार करने में, जो भी उनकी बीजेपी की जो इच्छा थी उससे विपरीत आम आदमी पार्टी को पूरे देश में विस्तार करने में इससे मदद मिलेगी। आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि 400 पार का जो नारा है वो कार्यकर्ताओं को बूस्ट देने का काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं बेहतरघात भी कहीं ना कहीं हुआ, जैसे कि आरएसएस की बात करूंगा मैं, इस बार आरएसएस सक्रिय नहीं रही। मैं दोनों ही बात बताता हूँ। पहले इंडिया गठबंधन की बात करता हूँ। इंडिया गठबंधन ने दावा किया है कि उसको 280 के करीब सीटें हासिल होंगी। जी, खड़गे जी ने कुछ शायद ऐसी ही बात कही है। मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से वो 230, 240 की ओर रुझान जो बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी सफलता है। इसको कम मत हमें कतई कम नहीं आंकना चाहिए कि इंडिया गठबंधन ने बहुत ही नीचे के लेवल से, अगर हम 19 की बात करें, बहुत ही अच्छी सफलता अर्जित की है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो मेरे ख्याल से इनकी सरकार बनती है, जैसा कि लग रहा है रुझानों को देखकर, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये एक मौका है जी। और जनता ने अपना इशारा साफ साफ दे दिया है कि भाई आपको मूलभूत समस्याओं पर ध्यान देना होगा।
बहुत ज़्यादा हवाबाजी से काम नहीं होता है, और जनता निश्चित रूप से इस बात पर डटी है कि आपको अब ठोस बातें करनी पड़ेगी, जैसे रोजगार देना पड़ेगा, महंगाई को नियंत्रण करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा जो होनी चाहिए। और अगर ये सरकार बनाते हैं तो इनके लिए मौका है कि इन चीज़ों पर गंभीरता से ध्यान दें। बात आपने कहा कि 400 पार्टी को भितरघात नहीं कहते इसे, ये उत्साह में कमी कह सकते हैं जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले चुनावों में जो सबसे बड़ा काम मैंने निजी रूप से देखा है वो उनका था वोटर को घर से निकाल के बूथ तक लाने का। जी बिल्कुल। और डायरेक्ट उसमें नहीं उलझते, लेकिन जो उनकी अपनी पार्टी है उसके लिए वो काम करते हैं कि कम से कम वोटर निकले, और ये काम इस बार मुझे होता नजर नहीं आया जी। तो इसके पीछे ये तो वो जाने, पार्टी जाने और संघ जाने कि भाई इसके पीछे प्रमुख कारण है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे आपस में विरोधाभास नहीं माना। हाँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि टिकट वितरण में और जिस तरह से पार्टी के नेताओं ने बयानबाजियां की पार्टी के फेवर में, आरएसएस को निराश किया अपने बयानों से, तो उसका बहुत बड़ा असर उनके उस उत्साह पर पड़ा और उन्होंने निरुत्साहित होकर या अपना असर दिखाने के लिए काम नहीं किया जी। दूसरी बात जो थी वो थी टिकट वितरण में जिस तरह से आरोप लगे कि साहब जात विशेष के प्रत्याशियों को नहीं लिया गया, मतलब जात विशेष के लोगों को प्रत्याशी नहीं बनाया गया जी। तो वो भी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और उसमें नजर आया कि वो नाराजगी भी एक पार्टी के अंदर थी, और पार्टी के अंदर बाकी सारी बातें तो है, तो उसको देखते हुए ये मामला मुझे लगता है कि आरएसएस का निरुत्साह और पार्टी कार्यकर्ताओं का निरुत्साह पार्टी को सबक दे गया। बिल्कुल, क्योंकि प्रतिशत जो कम हुआ, जो यूपी के अंदर खासकर हम बात करेंगे जहाँ 46% और से लेकर 49% तक, कहीं कहीं प्रतिशत ज्यादा रहा लेकिन अधिकांश जगहों पर प्रतिशत कम रहा। तो क्या ये माना जाए कि इस बार वोटर घर से नहीं निकले? वोटर मेरा ऐसा मानना है कुछ अपर क्लास जो है उनका वोट तो मनावना करके और घर से बुलाने पे ही जाता है जी। कई बार देखा गया, और उनमें वो पैदा किया जाता है कि वोट डालने चलना है। हालांकि चुनाव आयोग ने बड़े प्रयास किए, कई उस पर अपीलें की गई, सब बातें की गई, लेकिन वोटर जो ऐसा कुछ परसेंट वोटर ऐसा है जो पर्सनल प्रयासों से ही बूथ तक जाता है जी। जो आराम तलब, जिसको मैं कहता हूँ आराम तलब मतदाता होता है, और वो काम आरएसएस ने आज तक बड़ी बखूबी किया है। बिल्कुल। वो जो घर से निकाल के बूथ तक ले जाने का काम है, जो पार्टी के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो करते हैं, या फिर आरएसएस के कार्यकर्ता करते आए। जी बिल्कुल। तो वो काम इस बार नजर नहीं आया, उसका परिणाम भी सामने। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि ये दो कारण ऐसे बहुत बड़े हैं जो मतदान प्रतिशत घटा। आंकड़े बता रहे हैं कि हरियाणा, राजस्थान और यूपी में इंडिया गठबंधन काफी हद तक मजबूती में है, और इसका अगर यूपी की बात करूं तो यूपी में जो अखिलेश यादव है जिन्होंने अपना पूरा ताकत अपनी झोंकी इंडिया गठबंधन के साथ, और रुझान से लग रहा है कि कुछ अच्छे भी परिणाम मिलने वाले हैं। ऐसी स्थिति में यदि, क्योंकि ये चुनाव केंद्र सरकार बनाने के लिए है और इसकी जिम्मेदारियां मंत्रियों पर, मुख्यमंत्रियों पर भी होती है, तो अगर सीटें प्रभावित हुई तो क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, जैसा मेरा मानना है, लोगों के मन में अखिलेश जी की छवि खराब नहीं है जी, और बाकी नेताओं को देखते हुए
विपक्ष को देखते हुए अभी भी अखिलेश यादव जी की छवि जो है ठीक ठाक है। और इस दौरान उनके द्वारा जिस तरह से विशेष ध्यान दिया गया टिकट वितरण पर जी, वो भी बड़ा काम किया है, उसने भी बड़ा काम किया। फिर उन्होंने खूब मेहनत की है और बड़े संतुलित बयानबाजी की है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो जनता से मुलायम सिंह यादव जी की तरह जुड़ते जा रहे हैं और एक अच्छे नेता के रूप में धीरे धीरे उभर रहे हैं। अब बात आती है कि चुनाव में अक्सर ये होता है कि पिछली बार के अनुभव को लेकर मतदाता आगे के लिए चुनाव देता है। बिल्कुल। और वो अनुभव मतदाता के कई सारे मुद्दों को लेकर बनते हैं कि भाई ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा आपकी इनको सबक सिखाना है या आपकी इनको जिता देना है और ये मैसेज देना है। उसको देखते हुए तो इंडिया गठबंधन की मेहनत और उत्तर प्रदेश में सपा के जो प्रत्याशी हैं और उनके नेता की छवि मेरी निगाह में उसने कामयाबी दिलाई है। संगठन तो अभी भी नहीं है विपक्ष के पास मजबूत। बिल्कुल। अब बात करते हैं मथुरा की। मथुरा में जैसा कि रुझान जो सामने आया है, प्रवीण जी खासकर मैं आपसे चर्चा करूंगा इस बात को लेकर कि शुरुआती दौर से ही हेमा मालिनी आगे रही हैं, तो क्या माना जाए कि कांग्रेस ने जो अपना जो प्रत्याशी खड़ा किया और बसपा ने जो अपना प्रत्याशी खड़ा किया, क्या वो कमजोर साबित हुए? देखिए, आप जानते हैं कि अभी फरवरी तक इंडिया गठबंधन में लोकदल भी शामिल था। जी बिल्कुल। और मथुरा की जो सीट है वो लोकदल के पास थी। और आप ये भी जानते हैं कि लोकदल का संगठन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा के तुलने में पूरे जिले में फैला हुआ था। जी बिल्कुल। तो अब तक मथुरा जिले में मुख्य रूप से पिछला इलेक्शन भी लोकदल ने ही एमपी का लड़ा था, आपको पता है, गठबंधन से। ये सीट भी लोकदल को ही लड़नी थी, क्योंकि लोकदल के आखिरी समय पे गठबंधन से बाहर चले जाने से जो हमारे तैयारों पे एक दुष्परिणाम पड़ा और अंतोगत तो कांग्रेस को ये सीट मिली। कि बहुत कम समय था, 2.5-3 महीने ही बचे हुए थे। वो भी आप जानते हो कि यहाँ से विजेंद्र जी को टिकट दिया गया था आखिरी समय पे, वो पलटा मार गए। 2 दिन पहले बीजेपी में चले गए। क्या कारण है वो तो वही जानते होंगे। ये सब कारण की वजह से जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको बहुत कम समय मिला और उस स्तर की तैयारियां जिस स्तर की होनी चाहिए तो नहीं कर पाए। तो आप जानते हो कि परिणाम से पहले हमें हर मतदाता तक ऑलमोस्ट 17.5 लाख 18 लाख मतदाता थे। बिल्कुल सही। 10 या 15 दिन के अंदर 18 लाख लोगों तक पहुंचना, अपनी बात पहुंचाना और उनको अपनी बात से सहमत करना कोई आसान काम नहीं है। फिर भी मैं ये कहूँगा ये चुनाव जनता ने लड़ा और काफ़ी हद तक आप जब वोटिंग आएगी। मैं आपको बीच में टोकूंगा जी कि अगर मुकेश धनखड़ की बात करें, युवा हैं, नए हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे दिग्गज नेता भी हैं जो कांग्रेस से लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं। उनकी भी छवि, कई नेता ऐसे हैं जो बेदाग हैं और किसी गुट से भी वो ताल्लुकात नहीं रखते, उनको भी तो खड़ा किया जा सकता था। अभी क्योंकि कांग्रेस का आंतरिक मामला है, इसमें तो हम दखल नहीं दे सकते थे। ये कांग्रेस को ही चुनाव लड़ना था, हम तो सहयोग कर रहे थे। तो अगर ये सब बातें अब करने की नहीं है, लेकिन वो मैं आपसे जानना चाहूँगा इसी बात को लेकर जो मैं कह रहा हूँ। देखिए, 2 बातें। एक तो हेमा मालिनी जी के आगे होने की जो अभी तक जो रुझान है उसके हिसाब से आगे हो, उसके पीछे 2 महत्वपूर्ण कारण। जी। एक तो हेमा मालिनी का अपना व्यक्तित्व, आइडेंटिटी, बिल्कुल व्यक्तित्व, उनका अपनी पॉपुलैरिटी, उनका बहुत समय से छाए रहना फिल्मी जगत में एक विशेष आकर्षण का केंद्र बनता है। दूसरा, उनका ऐसी मजबूत पार्टी से प्रत्याशी होना जिसका संगठन बहुत ही नीचे लेवल तक कामयाब है, मतलब काम करता है, बूथ तक उनका संगठन बहुत मजबूत है। इन दोनों बातों ने हेमा मालिनी को पहले दिन से प्लस बनाया हुआ था। बिल्कुल। टिकट मिलने से ये बात थी कि भाई इनका। अब महत्वपूर्ण बात इसमें ये आती है कि हेमा मालिनी के इन 2 वजह से ये कहा जा रहा था कि इनकी जीत का अंतर
काफी बड़ा होगा। 4 लाख और 9 लाख तक अनुमान लगा रहे थे लोग। कुछ लोग तो 9 लाख, लेकिन 6 लाख तक का अनुमान तो सहज लगा रहे थे लोग कि 6 से 7 लाख पार जीत का अंतर होगा। अब यहाँ पर देखिए कि इतना विपक्ष का, चूंकि बहुत ज्यादा कई बार चूंकि इस मुद्दे पर बोल चुका हूँ कि पार्टियों के संगठन कमजोर है, विपक्ष के संगठन, और उनका लोकल लेवल पर कोई ऐसा बड़ा नेटवर्क नहीं बन पा रहा जिससे कि वो असर डाल सके। प्रत्याशी कोई भी हो, विपक्ष में जो इंडिया गठबंधन है उसके जो प्रत्याशी है, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, मथुरा में अगर सिर्फ मथुरा की बात है तो किसी के पास ऐसा मजबूत संगठन नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को चुनौती दे सके। जी बिल्कुल। तो अब उस प्रत्याशी का जीतना तो पहले दिन से लगभग अनुमान लगाया गया था कि ये जीतेगा। जो मैं कहने जा रहा था, महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो 6 और 9 लाख के जीत की बात की जा रही थी वो कितना घट गया है, घटता है परिणाम आने तक जी। अगर वो घटता है तो ये निश्चित रूप से एक मैसेज है पार्टी के लिए कि संभलो, वरना ये संगठन भी काम नहीं आएगा। जनता में वो ताकत है। तो मेरे ख्याल से हेमा मालिनी जी व्यक्तिगत छवि के आधार पर और पार्टी के संग, भले ही वो सक्रिय रूप से संगठन के लोग नहीं शामिल हुए, लेकिन फिर भी वोट तो अपनी पार्टी को ही देंगे। तो वो इतने सारी संख्या में, उनके सदस्यता ही इतनी ज्यादा है क्योंकि उनकी कमेटियां इतनी सारी हैं, उन्होंने नेटवर्क इतना विस्तार ले रखा है भाजपा का कि उसका मुकाबला विपक्षी दल अभी नहीं कर सकते जब तक वो गंभीरता से संगठन खड़ा नहीं करते। आप किस रूप में लेते हैं इस चीज को? बिल्कुल, उन्होंने काफ़ी सारी बातें कह दी हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि लोकदल का यहाँ ज़्यादा, पहले लोकदल लड़ रहा था, हम नहीं लड़ रहे थे, तो कांग्रेस नहीं लड़ रही थी, तो जाहिर सी बात है बूथ तक आपको, हर नागरिक तक बात पहुँचाने के लिए बूथ तक आपका अच्छा संगठन होना बहुत अनिवार्य है, जिसकी कमी इस चुनाव में भी खली है। अच्छा, ये माना जाए कि अगर लोकदल पाला अपना नहीं बदलता तो क्या तस्वीर होगी? नहीं, बहुत ही गंभीर मतलब चुनौती देते हम लोग। और आज की स्थिति में तो कोई भी कह सकता है सहज रूप से कि परिणाम इससे एकदम उल्टा होता। आप क्या इत्तेफाक रखते हैं अगर लोकदल पासा नहीं पलटता तो? ये बड़ा कठिन है कह पाना कि अगर ये होता तो क्या होता। एक अनुमान लगा सकते। मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, चुनाव मजेदार होता, यानी कि उसमें फाइट बहुत अच्छी होती। ये एक अच्छा जवाब मेरी समझ में है कि अगर लोकदल व्यक्तिगत या एनडीए गठबंधन की तरफ से लड़ता तो उनका प्रत्याशी, मथुरा की बात कर रहा हूँ, तो जिस तरह से ये जाट बाहुल्य सीट है बिल्कुल, उसको देखते हुए चुनाव बहुत मजेदार होता। जीत हार की तो बात मैं कभी नहीं करता, कौन जीतेगा हारेगा, बस वो रुझानों पर बात है, लेकिन वो चुनाव मथुरा का बहुत मजेदार होता। ऐसा तो एक तरफा इस समय नजर आया, वो समय एक तरफा नजर नहीं आता। बिल्कुल। तो हमारे साथ मौजूद रहे प्रवीण भारद्वाज जी, जो महानगर अध्यक्ष हैं आप पार्टी के, और विश्लेषक के रूप में हमारे साथ मौजूद रहे किशन चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसी प्रकार की हम चर्चा लगातार जो मतगणना चल रही है उसके बीच में हम करते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। धन्यवाद।